औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकनॉमिक्स का हम लोग चैप्टर कर रहे थे, मॉनेटरी पॉलिसी वाला। ठीक है, अब उसमें प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं। मनी क्या चीज़ होती है, इसके काइंड्स कौन सी हैं, इसके फीचर्स कौन से हैं। फिर सेंट्रल बैंक के बारे में बात की है कि सेंट्रल बैंक क्या है, किस तरह से मैनेज कर रहा होता है, किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा होता है सारे कंट्री को। पाकिस्तान के लिहाज से हमने फिर बात की है कि पाकिस्तान में कौन सा सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वही ओवरऑल पॉलिसीज़ बना रहा है। आप लोग क्योंकि बिजनेस स्टूडेंट्स हो सारे, तो आप लोगों को भी ये चीज़ें ऑब्जर्व करनी चाहिए कि क्या प्राइसिंग चल रही है। जैसे हमारे अगर बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक से हट के बात करने लगा हूँ, करेंसी की, मनी की, पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू नीचे जा रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये नीचे क्यों जा रही है, कौन सी वजूहात हैं, या इस वक्त जो आपके फ़ॉरेन करेंसीज़ हैं वो कहाँ पे पहुँची हुई हैं, कौन सी फ़ॉरेन करेंसी की वजह से आपकी जो इकॉनमी डिस्टर्ब होती है। आपने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी, सुना भी होगा कि डॉलर रेट चेंज होता है तो यहाँ पे हमारी हर एक चीज़ जो है वो महंगी हो जाती है। ठीक है, फिर इन्फ्लेशन के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। तो अब हम जो है मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी ये क्या चीज़ होती है। मॉनेटरी पॉलिसी इज़ कंडक्टेड बाय द फेडरल ओपन मार्केट कमेटी। अब ये बुक है, जो हम क्योंकि ये फॉरेन आर्टिस्ट की फॉलो कर रहे हैं, तो ये अमेरिकन है, तो ये उसी लिहाज से ये बात कर रहे हैं। तो हम पाकिस्तान के लिहाज से बात करेंगे तो हम कहेंगे मॉनेटरी पॉलिसी क्या ये स्टेट बैंक की तरफ से बनाई जाती है, वही इसको मैनेज कर रहे होते हैं। किस तरह से मैनेज कर रहे होते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी इज़ द सेटिंग ऑफ द मनी सप्लाई बाय पॉलिसी मेकर्स इन द सेंट्रल बैंक। कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी क्या चीज़ है, ये पॉलिसी मेकर्स की तरफ से जो सेंट्रल बैंक के होते हैं। पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो कुछ रूल्स बनाते हैं मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, उसको फिर रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं, रूल्स उनको नाम दिया जाता है, प्रिंसिपल्स को उनको नाम दिया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी का। द मनी सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकॉनमी। ठीक है, हम फिर इसके बाद बात करते हैं कि मनी सप्लाई क्या चीज़ है। मनी सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकॉनमी, कि ये हम जो जितनी भी क्वांटिटी है, ठीक है, जो अवेलेबल है एक इकॉनमी के अंदर, उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे ना एक सिंपल सी बात करने लगा हूँ। आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी कि जब भी बचपन से ये ना हमारे माइंड में होती है एक बात कि हमें जब पता चलता है ना ये हमारा पाकिस्तानी रुपये का नोट है, मतलब कि 10 रुपये का, 20 रुपये का जो नोट होता है, करेंसी के बारे में पता चलना शुरू होता है, तो हमें ये भी साथ पता होता है हाँ जी इसके ऊपर स्टेट बैंक का जिक्र है, तो इसका मतलब कि ये नोट सा ये बनाता है स्टेट बैंक। तो हमारे माइंड के अंदर एक बात आती है, यार अगर पैसा कम हो गया तो अमीर होना कौन सा मुश्किल काम है। हम क्या करते हैं जी, स्टेट बैंक के पास मशीनें पड़ी हुई हैं, नोट्स बना ले ज़्यादा। आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, अगर आपसे कोई ये बात पूछे कि अगर पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी है तो बाहर से कर्जा लेने की क्या ज़रूरत है, अपने ही नोट्स बनाएं और उनको आगे लेके चलें, ऐसा माइंड में आता है ना। लेकिन इसमें एक बड़ी चीज़ होती है, बड़ा कुछ देखना पड़ता है। आपने इससे पहले जो सिंपल इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, मनी के बारे में वहाँ पे आपने पढ़ा होगा, बैंकिंग सेक्टर के बारे में पढ़ा होगा, नोट इशू मेथड्स के बारे में वहाँ पे पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो आप जो है इसके बारे में लाजमी इंफॉर्मेशन लेंगे, ठीक है, इंटरनेट के ज़रिए या बुक्स के ज़रिए है। तो वहाँ पे एक सिस्टम मैनेज करना पड़ता है, वो सप्लाई और डिमांड को मेंटेन करना पड़ता है। अब अगर सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब है कि आपकी वो वैल्यू कम हो जाएगी उस चीज़ की, करेंसी की। ठीक है, तो अगर सप्लाई कम हो जाती है तो हम कहते हैं डिमांड बढ़ जाती है। द मनी सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकॉनमी। तो हमने मनी सप्लाई के बारे में बात किया कि टोटल इकॉनमी में जितनी करेंसी है, क्वांटिटी पड़ी हुई है, उसे मनी सप्लाई का नाम देते हैं। पर मनी सप्लाई को मैनेज करने के लिए जो प्रिंसिपल्स, रूल्स बनते हैं, उन्हें नाम दिया हमने मॉनेटरी पॉलिसी का। और जब बात कर रहे हैं हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कंट्री के अंदर पूरे पाकिस्तान में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करता है, उसको अप्लाई करता है और इस तरह से कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, ये दोनों मतलब एक से एक चीज़ निकली, उसको आपस में लिंक करके मैंने आप लोगों को बताया। अब फंक्शंस क्या है, प्राइमरी फंक्शंस क्या है। अब ये यहाँ पे क्योंकि फेडरल बैंक अमेरिका के लिहाज से बात किया हुआ है की गई है, तो मैं पाकिस्तान के लिहाज से बात कर लेता हूँ, तो वही डिस्कस कर लेता हूँ। रेगुलेट्स बैंक टू इंश्योर द फ्लो फेडरल लॉज इंटेंड टू प्रमोट सेफ एंड साउंड बैंकिंग प्रैक्टिसेस। तो पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का क्या काम है, बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, रूल्स बना के, एक्ट एज अ बैंकर्स बैंक। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं कि स्टेट बैंक ने
बैंकों के बैंक के तौर पे काम करना है, मेकिंग लोन टू बैंक्स एंड एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, टर्म है। हम कहते हैं कि जब स्टेट बैंक को ज़रूरत पड़ेगी पैसों के लिए तो वो किसके पास जाएंगे, उनकी आखिरी उम्मीद क्या होगी? उनकी आखिरी उम्मीद होती है सेंट्रल बैंक, SBP, कमर्शियल बैंक्स को। जब पैसों की ज़रूरत पड़ती है ना, वो किसके पास जाते हैं? स्टेट बैंक के पास जाते हैं। ठीक है, ये रिपीट कर रहा हूँ मैं कि जब कमर्शियल बैंक्स को पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो आखिरी ऑप्शन के तौर पे स्टेट बैंक के पास जाते हैं। तो स्टेट बैंक उनके बैंक के तौर पे काम कर रहा होता है। तो हम कहते हैं ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है बैंकर्स बैंक का। ठीक है, उसके बाद कंडक्ट्स मॉनिटरी पॉलिसी बाय कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई। इन्होंने क्या करना है? मॉनिटरी पॉलिसी बनानी है स्टेट बैंक ने, और उसको पूरे कंट्री के अंदर सप्लाई को कंट्रोल करना है। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं कि ये जो मॉनिटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है वो किस किस तरह से किया जाता है। आपके सामने टॉपिक शो हो रहा है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है? द मनी सप्लाई इज द क्वांटिटी ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी। द प्राइमरी वे इन विच द फेड चेंजेस द मनी सप्लाई इज थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो स्टेट बैंक की बात कर रहे हैं तो वो भी स्टेट बैंक भी किस तरह कंट्रोल करती है? ओपन मार्केट ऑपरेशन से। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं? ये गवर्नमेंट की तरफ से परचेजिंग और सेलिंग होती है बॉन्ड्स वगैरह की, मतलब कि ठीक है जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रही है ना, स्टेट बैंक डायरेक्ट पब्लिक से जो है वो खरीद लेगा या कुछ उनको बेच देगा। ये कहते हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है। टू इंक्रीज द मनी सप्लाई, ठीक है, गवर्नमेंट बायज, स्टेट बैंक फेडरल की जगह पे मैं स्टेट बैंक का जिक्र कर रहा हूँ, स्टेट बैंक बायज गवर्नमेंट बॉन्ड्स फ्रॉम द पब्लिक। टू डिक्रीज द मनी सप्लाई SBP सेल्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स टू द पब्लिक। तो ये क्या काम हुआ है? जब सप्लाई को इंक्रीज करना है, ठीक है, सप्लाई को इंक्रीज करना है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद लेती है जनरल पब्लिक से। जब देखिए जनरल पब्लिक से बॉन्ड्स खरीदने हैं तो इसका मतलब वो पीस ऑफ पेपर गवर्नमेंट के पास गया और करेंसी अब आपके पास चलेगी। तो इससे क्या हुआ कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज कर दी। लेकिन जब गवर्नमेंट ने देखना है कि मनी सप्लाई डिक्रीज करनी है तो वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस यूज करते हुए क्या करता है? अपने बॉन्ड्स सेल कर देता है। लोग इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बॉन्ड्स खरीदते हैं, पैसा आवाम से गवर्नमेंट की तरफ, स्टेट बैंक की तरफ चला जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो मनी सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन समझ आ गया आप लोगों का। बैंक्स एंड द मनी सप्लाई। बैंक्स कैन इन्फ्लुएंस द क्वांटिटी ऑफ डिमांड डिपॉजिट इन द इकोनॉमी एंड द मनी सप्लाई। हम देखते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है बैंक, कि बैंक क्या काम कर रहा होता है? ये मनी सप्लाई को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट इंटरेक्ट करना होता है जनरल पब्लिक के साथ। नेक्स्ट, इसके बाद बात की जाती है रिजर्व्स। बैंक्स एंड द मनी सप्लाई के अंदर रिजर्व्स क्या होते हैं? रिजर्व्स होते हैं कि आपने जो पैसा बैंक में जमा करवाया है वो बैंक अपने बैंक के पास भी उसका कुछ हिस्सा जमा करवाएगा। ठीक है, तो इसमें भी कुछ मेथड्स होते हैं। इन अ फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम बैंक्स होल्ड अ फ्रैक्शन ऑफ मनी डिपॉजिटेड एज रिजर्व्स एंड लैंड आउट टू द रेस्ट। कहते हैं कि इस फ्रैक्शनल के लिहाज से क्या है कि एक खास रेशो होती है जो सेंट्रल बैंक अपने पास रख लेता है, बाकी जो है वो छोटे बैंक्स के पास ही रहने देता है। ठीक है, तो मतलब जब छोटे बैंकों को पैसा मिला उन्होंने क्या किया, एक खास हिस्सा सेंट्रल बैंक को भेज दिया, बाकी ऑपरेशंस के लिए रख लिया, किसी और कंपनी को लोन देने के लिए, इस तरह काम करने के लिए। अब रिजर्व रेशियो है, द रिजर्व रेशियो इज फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट दैट बैंक्स होल्ड एज अ रिजर्व। कहते हैं ये बैंक्स जो अपने पास पैसा रखते हैं, डिपॉजिट रखते हैं, उसमें एक खास रेशियो के तौर पर रखते हैं जिसे रिजर्व रेशियो का नाम देते हैं। ठीक है, मनी क्रिएशन, व्हेन अ बैंक मेक्स अ लोन फ्रॉम इट्स रिजर्व्स द मनी सप्लाई इंक्रीजेस। अब मैं कहता हूँ 100 रुपये का लोन लिया था, 20 रुपये बेच दिए सेंट्रल बैंक को, बाकी जो 80 रुपये पास रखे बैंक ने वो 80 रुपीज़ को यूटिलाइज करेगा दूसरे लोगों को लोन देने के लिए। तो जब दूसरे लोगों को लोन देगा तो इकोनॉमी के अंदर पैसा जाएगा, लोगों के पास पैसा जाएगा और सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए रिलेशनशिप बना के बता रहा हूँ। द मनी सप्लाई इज अफेक्टेड बाय द अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक्स एंड द अमाउंट दैट बैंक्स लोन। Deposits into a bank are recorded as both assets and liabilities। अब ये अकाउंटिंग के लिहाज से भी काम रखनी, माइंड में रखनी है आपने कि जब आप बैंक में पैसा जमा करवाते हो तो वो एक वक्त में एसेट्स के तौर पे भी लिखा आता है और लाइबिलिटीज़ के तौर पे भी लिखा आता है। हमने तो ये पढ़ा हुआ है अकाउंटिंग इक्वेशन कि हर ट्रांजैक्शन के बाद अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल जाती है, तो उसके बारे में यहाँ पे बात की जाती है। ठीक है, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट्स दैट अ बैंक हैज़ टू कीप एज अ रिजर्व इज कॉल्ड द रिजर्व रेशो। लोन्स बिकम एन एसेट टू द बैंक। अब बैंक ने जो दूसरे लोगों को लोन दिया है वो उनका एसेट है, उन्होंने वापस लेना है, और बैंक ने जो दूसरे बंदों से उधार दिया हुआ है डिपॉजिट के तौर पे वो उनके ऊपर लाइबिलिटी है। ठीक हो गया। दिस टी अकाउंट शोज अ बैंक दैट
Accept deposit, keep a portion as a reserve and lends out the rest. It assume a reserve ratio of 10%. यहाँ पे आप बता रहे हैं कि 10% रेशो का रखी हुई है, ठीक है। एक बैंक का नाम लिखा हुआ है, एक तरफ एसेट एक तरफ लाइबिलिटीज़। 10 रुपये आए हैं तो 10 रिजर्व में भी है, 10 डिपॉजिट्स में भी है। 100 अगर डिपॉजिट हुआ है तो उसमें से 10 रिजर्व रख लिया और 90 रुपये के लोन दे दिए। अब वो लोन क्या है, एज एसेट आ रहा है और एसेट साइड पे हम लिख रहे हैं, ठीक है। व्हेन one bank loans money, that money is generally deposited into another bank. नॉर्मली सपोज किया जाता है कि जब एक बैंक ने लोन दिया है तो वो लोन दूसरे बैंक के पास एज अ डिपॉजिट चला जाएगा। दिस क्रिएट्स मोर डिपॉजिट्स एंड मोर रिजर्व टू बी लेंट आउट। व्हेन अ बैंक मेक्स अ लोन फ्रॉम इट्स रिजर्व द मनी सप्लाई इंक्रीजेस। अब इसमें जो है ना एक कंसेप्ट चलता है कि ये एक डिपॉजिट से कितने मजीद डिपॉजिट्स बन सकते हैं। तो एक फार्मूला माइंड में रखना है कि हर डिपॉजिट में से एक खास रिजर्व रखा जाता है और बाकी आगे लोन क्रिएट कर दिया जाता है। उस चीज़ को देखने के लिए एक और आपके पास कंसेप्ट आ रहा है, द मनी मल्टीप्लायर। द मनी मल्टीप्लायर क्या चीज़ है, हाउ मच मनी इज इवेंचुअली क्रिएटेड इन दिस इकोनॉमी। जैसे मैंने भी जिक्र किया कि एक डिपॉजिट से कितने आगे लोन क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। द मनी मल्टीप्लायर इज द अमाउंट ऑफ मनी द बैंकिंग सिस्टम जनरेट्स विद ईच डॉलर ऑफ रिजर्व, ठीक है। $1 जो रिजर्व है सपोज किया जा रहा है उससे कितनी आगे जनरेट की जा सकती है करेंसी, ठीक है, उसे मनी मल्टीप्लायर का नाम दिया जाता है। कितने रिजर्व जनरेट किए जा सकते हैं, ठीक है। अब मनी मल्टीप्लायर ये जो एक बात बताई गई है, दो बैंक्स हैं, फर्स्ट नेशनल बैंक एंड सेकंड नेशनल बैंक, ठीक है। फर्स्ट नेशनल बैंक ने 100 रुपये का डिपॉजिट लिया, 10 रुपये पास रखे, 90 रुपये किसी और को लोन दे दिया। अब वो सपोज करता है कि फर्स्ट ने सेकंड नेशनल बैंक को लोन दिया है। जब वो लोन दिया है इसके लिए एसेट बना, जिस बैंक ने रिसीव किया उसके लिए लाइबिलिटी बनी। वो डिपॉजिट 90 उसके पास बी बैंक के पास आ गया, सेकंड नेशनल बैंक के पास आ गया। अब सेकंड नेशनल बैंक क्या करेगा, इस 90 में से 10% रिजर्व रखेगा, बाकी का वो भी लोन दे देगा। अब जब रिजर्व रखा उसने तो रिजर्व उसके पास शो हुआ 9 रुपीज़ का और लोन दे दिया उसने 81 का। अब सपोज ये किया जा रहा है, ये सेकंड बैंक आगे किसी थर्ड बैंक को लोन दे रहा है, वो मतलब कि ये सप्लाई प्रोसेस जो है ये चलता रहेगा। तो अगर हम मनी सप्लाई देखें 100 रुपीज़ से अभी तक ये दो ट्रांजैक्शन में कितने जनरेट हो चुके हैं, 100 + 90, 190 के रिजर्व जनरेट हो चुके हैं, ठीक हो गया। तो ये कैसे हुआ, इसके लिए फार्मूला जो यूज़ होता है उसे नाम देते हैं मनी मल्टीप्लायर। द मनी मल्टीप्लायर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रिजर्व रेशो। ये रिजर्व रेशो के अपोजिट होता है। मनी मल्टीप्लायर ना रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, मैं एग्जाम्पल ही रिपीट कर देता हूँ। ये वाली, ये जो इससे प्रीवियस थी, फर्स्ट नेशनल बैंक और सेकंड नेशनल बैंक। क्वेश्चन ये था कि एक डिपॉजिट से मजीद कितने डिपॉजिट्स जनरेट किए जा सकते हैं। तो वो फाइंड करने के लिए हम कहते हैं कि मनी मल्टीप्लायर हम यूज़ कर रहे हैं, या हम ओवरऑल देख रहे हैं कि क्या प्रोसेस हमारा चल रहा होता है, ठीक है। अब इसमें देखें, एक बैंक, एक बंदा एक बैंक के पास गया, उस बैंक का नाम है फर्स्ट नेशनल बैंक। उसने 100 रुपये का डिपॉजिट जमा कराया। अब जब 100 रुपये का डिपॉजिट उसने जमा करवाया है तो उस 100 रुपये के डिपॉजिट से क्या हुआ, 100 रुपये का डिपॉजिट उनके पास एज अ लाइबिलिटी आया। उस लाइबिलिटी में से उन्होंने क्या किया, 10 रुपये का रखा रिजर्व, बाकी 90 रुपये आगे किसी और को, $90 किसी और को लोन दे दिया। अब जब ये लोन दिया, सपोज किया गया कि ये लोन फर्स्ट बैंक ने सेकंड नेशनल बैंक को दिया, तो जब उनके पास लोन पूछा तो वो उनकी लाइबिलिटी के तौर पे आया, उन्होंने लाइबिलिटी में लिख लिया, ठीक है। अब लाइबिलिटी में जब लिखा तो वहाँ पे उसने 90 डिपॉजिट्स के तौर पे लाइबिलिटी शो की। अब रूल्स के मुताबिक रिजर्व रेशो के लिहाज से कहा गया कि 10% रखना है, तो 10% जब रखा गया तो वो बन गया 9 रुपीज़। अब 9 रुपीज़ रखे, बाकी 81 जो है वो लोन के तौर पे आ गया। अब यहाँ पे अगर हम ये कहें कि ये सेकंड नेशनल बैंक किसी और को आगे लोन दे रहा है, तो इसका मतलब ये लोन रिजर्व जो है ये बढ़ता चला जाएगा। तो इन दो बैंक्स की जो ट्रांजैक्शन है, यहाँ से पता चला मनी सप्लाई 100 से कितने की जनरेट हो चुकी है, 190 की जनरेट हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट, मनी मल्टीप्लायर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रिजर्व रेशो, M is equal to IR with the reserve requirement R is equal to 20% or 1/5, the multiplier is 5, ठीक है। ये एक चीज़ है, ये MCQs में यूज़ हो सकती है कि अगर रिजर्व रेशो 20 है तो मल्टीप्लायर कितना होगा, 21/R होता है। हम 1/R रेट जो है वो कर देंगे, हमारे पास मनी मल्टीप्लायर निकल आएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। उसके बाद आगे जब बढ़ते हैं हम लोग, एक मिनट, 3 टूल्स इन द मॉनेटरी टूल बॉक्स। अब मॉनेटरी टूल बॉक्स के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी को अप्लाई करने के लिए कौन कौन से 3 मेथड्स ऑपरेशंस होते हैं। एक तो हमने पढ़ दिया ओपन मार्केट ऑपरेशन,
दूसरा आ जाता है चेंजिंग द रिजर्व रिक्वायरमेंट, जैसे भी मैंने बात की रिजर्व रेशो, तो रिजर्व रेशो को चेंज करके मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज किया जा सकता है। देन चेंजिंग द डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट रेट के लिहाज से भी बात की जा सकती है, वो भी चेंज किया जा सकता है। आपको आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, उसमें क्या था कि कोरोना की वजह से गवर्नमेंट की तरफ से जो रेट है इंटरेस्ट रेट, वो उसमें बड़ी तब्दीली आई है, क्योंकि मार्केट के अंदर सप्लाई कम हुई हुई थी, डिमांड भी कम हुई हुई थी। उस चीज़ को मैनेज करने के लिए ये काम किया जा रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट SBP एक्शन में आया हुआ है। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन हमने जैसे बात कर चुकी हैं कि जब गवर्नमेंट ने चाहा वो खरीद लिया, जब बेचना चाहा वो बेच लिया, ठीक है। तो मनी सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है चीज़ें, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब रिजर्व रिक्वायरमेंट के लिहाज से क्या है, SBP also influences the money supply with reserve requirements. Reserve requirements are regulations on the minimum amount of reserve that banks must hold against deposits. Reserve requirements are regulations on the minimum amount of reserve that banks must hold against deposits. ये SBP की तरफ से जो है रूल्स बनाया जाता है कि हाँ जी आपने इतने % रिज़र्व रखना है, और इसकी मदद से भी आपकी रिज़र्व रेशो जो है रिज़र्व रेशो की मदद से मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। किस तरह? चेंजिंग द रिज़र्व रिक्वायरमेंट, द रिज़र्व रिक्वायरमेंट इज़ द अमाउंट ऑफ % ऑफ ए बैंक्स टोटल रिज़र्व दैट मे नॉट बी लोन्ड आउट। इंक्रीजिंग द रिज़र्व रिक्वायरमेंट डिक्रीजेज द मनी सप्लाई। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें ना किस तरह से मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाएगा। इंक्रीजिंग द रिजर्व रिक्वायरमेंट, अगर रिजर्व रिक्वायरमेंट रिजर्व रेट इंक्रीज कर दिया जाएगा तो उसकी वजह से मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब बैंक अपने पास ज़्यादा होल्ड कर लेते हैं रिजर्व, तो वो कम लोन देंगे, जब कम लोन देंगे तो कम सप्लाई होगी मनी, ठीक है। इसके ऑपोजिट डिक्रीजिंग द रिजर्व रिक्वायरमेंट इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई, जब आपने मनी सप्लाई को ज़्यादा करना होता है आप रिजर्व रेशो कम कर देते हो। SBP क्या करता है? रिजर्व रेशो डिक्रीज कर देता है, ठीक है। ये चीज़ भी समझ आ गई है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। चेंजिंग द डिस्काउंट रेट, लास्ट पे हमने बात की मॉनेटरी पॉलिसी के लिए जो चीज़ है वो डिस्काउंट रेट को चेंज करके जो है मनी सप्लाई को कंट्रोल करना होता है। द डिस्काउंट रेट इज़ द इंटरेस्ट रेट द SBP चार्जेस बैंक्स फॉर लोन्स। फेडरल की जगह मैं SBP का जिक्र कर रहा हूँ पाकिस्तान के लिए, ठीक है। ये इंटरेस्ट रेट है जो लोन्स के बदले में चार्ज किया जाता है। अब इसमें क्या फार्मूला होता है, क्या टेक्निक होती है? इंक्रीजिंग द डिस्काउंट रेट डिक्रीजेज द मनी सप्लाई। जब डिस्काउंट रेट को इंक्रीज किया जाता है इसका मतलब है मनी सप्लाई को डिक्रीज कर दिया गया है, लोग लोन ही नहीं लेंगे, ठीक है। उनके पास जिनको ज़रूरत भी होगी वो भी इस चीज़ से बचना शुरू हो जाएंगे क्योंकि उन्हें ज़्यादा पे करना पड़ेगा। डिक्रीजिंग द डिस्काउंट रेट्स इंक्रीजेज द मनी सप्लाई, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था SBP ने इंटरेस्ट रेट चेंज किया, डिक्रीज किया, तो लोग क्या करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेना शुरू कर देते हैं। हाँ जी वापस कम करना पड़ेगा, लोन ले लेते हैं, तो इस वजह से सप्लाई को क्या कर दिया जाता है? इंक्रीज कर दिया जाता है। कंट्रोल ऑफ द मनी सप्लाई इज नॉट प्रिसाइज। The SBP must wrestle with two problems that arise due to fractional reserve banking. The SBP does not control the amount of money that households choose to hold as deposits in bank. The SBP does not control the amount of money that bankers choose to lend. अब ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो है मुश्किल हो जाती हैं SBP के लिए। अब यहाँ पे ना एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हम इकोनॉमिक्स के अंदर बात करते हैं कि अक्सर अवाम जो है ऐसी चीज़ों पे पैसा लगाना शुरू कर देती है जिनका रिटर्न नहीं मिलना होता। जैसे हम कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन के काम, घर या इस तरह की चीज़ें, मतलब कि कोठियाँ बनाना शुरू कर दी हैं, ठीक है, घर बड़े बड़े घर बनाना शुरू कर दिए हैं। अब ये ऐसा पैसा कि इसकी वजह से आपका जो मनी सप्लाई है वो स्टॉक हो जाती है, किस्म की वो जो है रुक जाती है, ठीक है। जिसने ज़्यादा पैसा यहाँ पे लगा दिया इसका मतलब कि वो पैसा गायब हो गया मार्केट से, ठीक है, तो ये मसला बनना शुरू हो जाता है। ये कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब कि अगर वही पैसा बैंक में जमा करवाया जाता है तो उसकी मदद से क्या होता है कि रिजर्व्स बनते हैं, लोन्स आगे जनरेट होते हैं, तो वो सप्लाई ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है वो बेहतर हो रही होती है, ठीक है। द टर्म मनी रेफर्स टू एसेट्स दैट पीपल रेगुलरली यूज टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये यहाँ पे कुछ समरी है पूरे इस ओवरऑल चैप्टर में जो हमने बात की है, स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है, आप इसको देख लेंगे, ठीक है, रिवाइज कर लेंगे इसके बारे में, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो भी करवाया आप लोगों को समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।